स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट होता है हिंदी ए, और जो कि आपका एमआईएल सब्जेक्ट है। ये जो यूनिट 4 है इसकी, और जो आपको आधुनिक कविता पढ़नी है नागार्जुन जी की बादल को घिरते देखा है, इसकी व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यूनिट 4 में आपको आधुनिक कविताएं पढ़नी है, और जिसमें से हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, ये हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कला क्या है, जो आपकी कविता है रघुवीर सहाय जी की, ये हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं परिचय के साथ में। तो प्रकृति का चित्रण नागार्जुन की कविताओं का मुख्य आकर्षण है। देखिए, जो नागार्जुन जी हैं, बाबा नागार्जुन जी, ठीक है, जो इस कविता के कवि हैं, वो मतलब जो प्रकृति का चित्रण करते हैं, वो उनकी मतलब एक खासियत है कि वो जब भी लिखते हैं अपनी कविताओं में, जब प्रकृति का चित्रण करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, मुख्य आकर्षण है उनका। और प्रकृति के प्रति इतना खुला हुआ अनुराग, और उसके प्रति इतनी ललक भरी आत्मीयता, उसका इतना बारीक चित्रण आधुनिक कविता में कम ही देखने को मिलता है। मतलब ऐसे कवि बहुत कम हैं जो कि इतने अच्छे से प्रकृति का चित्रण कर पाते हैं अपनी कविताओं के अंदर, जिनमें से एक है नागार्जुन जी। और नागार्जुन की कविता में देखा है आपने यहाँ पे, जब आप हम अभी कविता को स्टार्ट करेंगे तो कविता की हर लाइन में लगभग एक ही वर्ड आएगा, देखा है, देखा है, देखा है। इस देखा है का अर्थ जो है, उसका मतलब है प्रत्यक्ष अनुभव। यानी कि कवि नागार्जुन ने उस चीज को असली में देखा है, वो कुछ भी काल्पनिक नहीं बता रहे आपको। उन्होंने अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं, उन्होंने कहीं किताब में पढ़कर या सुनी सुनाई बातें हमें यहाँ पे अपनी कविताओं में लिखकर नहीं बताई हैं। उन्होंने खुद रियल में, असली में देखा है जो भी चीजें उन्होंने कविता में लिखी हैं। तो चलिए अब हम कविता को स्टार्ट करते हैं। तो प्रसंग अगर देखें तो नागार्जुन आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। और उनकी यह प्रसिद्ध जो कविता है, जो कृति है, वो युगधारा में संकलित है। बादल को घिरते देखा है कविता का नाम है, और ये अपने शीर्षक को सार्थक बनाते हुए प्रकृति सौंदर्य पर आधारित कविता, यानी कि पूरी कविता में हम नेचर के सौंदर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पर्वत के शिखरों एवं वन प्रदेशों पर, जब मतलब जो पर्वतों की चोटियां हैं और जो वन प्रदेश हैं, जब पूरी तरह से वहां पे बादल छा जाते हैं, तब वहां का दृश्य जो सीन होता है वो कितना मनमोहक होता है, रमणीय होता है, दिल बहा लेने वाला होता है। इसी का सजीव चित्रण नागार्जुन जी इस कविता में हमें बताने वाले। तो समझ में आ गया, कविता प्रकृति के ऊपर है पूरी, और बादलों के ऊपर है, और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियां हैं, और जो वन प्रदेश हैं। तो अब मैं आपके सामने रीडिंग करता हूं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब मैंने आपको बताया था परिचय के अंदर ही कि आपको हर कविता की हर लाइन में, लगभग लास्ट की लाइन में, ये देखा है वर्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि इन सब चीजों को जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये सब कवि ने खुद देखा है अपनी आंखों से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन जी कवि कहते हैं कि मैंने स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे और उज्जवल पर्वतों के शिखरों पर घिरकर आने वाले बादलों को देखा है, जो पूरे वातावरण को सुशोभित कर देते हैं। यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, जो जो मतलब स्वच्छ और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनके जो शिखर हैं, उनकी चोटियां हैं, वहां पे जो बादल घिर के आते हैं, मैंने उनको देखा है। और सुबह के समय ओस की मोती जैसी नन्ही नन्ही बूंदों को मान सरोवर में खिले सुनहरे कमलों की पंखुड़ियों के ऊपर गिरते हुए देखा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कवि बताते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ओस की तरह जो दिखती है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो बूंदे होती हैं ओस की, तो वो मैंने देखी हैं मानसरोवर के अंदर, जो सुनहरे कमल होते हैं उनकी पंखुड़ियों पर गिरती हुई। ठीक है, आगे इसका विशेष अगर हम देखें तो कवि ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, और छोटे छोटे मोती जैसे भी उपमा अलंकार का प्रयोग है, और दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है इसके अंदर। अगर हम आगे की लाइनें पढ़ें तो छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर बिस तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इसका मतलब क्या है,
कवि कहते हैं कि विशाल हिमालय यानी कि बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, और उसकी जो चोटी है, उसकी चोटी और उसकी मतलब बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी झीलें भी हैं हिमालय पर्वत में। और उन झीलों के पानी में कभी आसमान तथा कभी पर्वत की परछाई पड़ने से पानी का रंग काला तथा नीला दिखाई देता है। कभी तो वहां पे आसमान की परछाई पड़ती है, कभी पर्वत की परछाई पड़ती है। तो जो वो झील का पानी होता है उस परछाई के कारण कभी काला दिखाई देता है तो कभी नीला दिखाई देता है। और ऐसे ही पानी पर मैदानी भागों की वर्षा ऋतु से व्याकुल राजहंसों को तैरते हुए देखा है। ठीक है, यहाँ पे कवि ने लाइव अपनी आंखों से देखा है हंसों को तैरते हुए, और अवश्य ही ये राजहंस इन झीलों में मोतियों की खोज करते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम इसको देखें तो और अच्छे से, कि यहाँ कवि का अभिप्राय ये है, कहने का मतलब कि मैदानी इलाकों में जब वर्षा ऋतु आती है, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ों से नीचे के जो इलाके हैं, जब वहां पे बारिश आती है तो उसकी उमस, देखो बारिश के कारण उमस होती है, तो उसकी उमस से व्याकुलता से बचने के लिए अनेक पक्षी उड़कर पहाड़ों में स्थित झीलों पर आ जाते हैं। जब उमस होती है तो पक्षी परेशान होने लगते हैं, और वो फिर उससे उमस से बचने के लिए उड़कर कहां पर आ जाते हैं पक्षी, पहाड़ों में जो झीलें होती हैं, जिससे बादलों की छाया में उनकी शोभा और बढ़ जाती है। आगे की लाइनें हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुणका मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब ये जो लाइनें मैंने आपके सामने इतनी सारी पढ़ी, इनकी व्याख्या देखते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, वसंत ऋतु की सुहावनी सुबह का समय था, यहाँ पे टाइम बताया है यहाँ पे कवि ने कि वसंत का मौसम था, सुहावनी सुबह थी। ठीक है, मॉर्निंग काफी अच्छी थी, चारों ओर धीमी गति से हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सुबह का सूर्य अपनी सुनहरी किरणें चारों तरफ फैले पर्वतों की चोटियों पर बिखेर रहा था, जिससे वे पर्वत भी सोने जैसे लग रहे थे। ठीक है, और है इसमें अब, प्रकृति का यह प्रातःकालीन वैभव मन को मोहने वाला था। ये जो सुबह का सीन था जिसमें सूरज एकदम सुनहरा, अब मतलब चमक रहा था, उसकी किरणें पूरे पर्वतों पर जा रही थी और पर्वत भी सुनहरे लग रहे थे, तो ये दृश्य काफी मन मोहने वाला था। और ऐसे समय में चकवा और चकवी, जिनको अभिशाप था कि मतलब वो रात का समय जो है वो एक दूसरे से बिछड़ कर गुजारेंगे और सुबह होते ही वो वापस मिल जाएंगे, तो इसमें कवि बताते हैं कि ऐसे समय में चकवा चकवी, जिन्हें अभिशाप के वशीभूत होकर रात का समय एक दूसरे से बिछड़कर गुजारना पड़ रहा था, उनका रुदन भी सूर्य की पहली किरण के साथ बंद हो जाता है और वो भी आपस में मिलते हैं। और इसमें बताया गया है कि उस मनोरम और वातावरण में, मतलब यानी कि दिल छू लेने वाले वातावरण में, सरोवर के जल की ऊपरी सतह पर हरी शैवाल के रूप में जो दरी बिछी हुई थी, ठीक है, शैवाल रूपी दरी बिछी हुई थी, मैंने विरही चकवा चकवी को सुखद वातावरण में प्रेम से कलह करते हुए देखा था। ठीक है, क्योंकि सुबह का टाइम था और चकवा चकवी मिल रहे थे। और इस प्रकार बादलों के घिरने से वातावरण कितना मनमोहक हो सकता है, इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। बादल कैसे घिरे, और वो जब बादल घिरे तो वहां पे कितना अच्छा मनोरम और सुंदर वातावरण था, ये मैंने उसको डायरेक्टली जाके देखा अपनी आंखों से। आगे की लाइन है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। यानी कि कवि का मानना है कि कस्तूरी मृग, देखिए जो कस्तूरी मृग होता है, आप सबने उसके बारे में सुना ही होगा। तो कवि का मानना है कि कस्तूरी मृग पर्वतों की दुर्गम और बर्फीली घाटियों पर मिलते हैं, और बर्फीली घाटियों की हजारों फुट ऊंचाइयों पर रहने वाले ये जो मृग होते हैं, इनको अपनी नाभि से जब मदमस्त कर देने वाली कस्तूरी की सुगंध आती है, तो वह उसे पाने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं और भटकते रहते हैं, जैसे अपने पीछे दौड़ता है, परंतु उसे वो सुगंधित वस्तु प्राप्त नहीं होती। वो सोचता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है। और वह चंचल हिरण निरंतर उस सुगंध को खोजने के लिए चारों तरफ दौड़ता रहता है इधर उधर, किंतु प्राप्त ना कर पाने की स्थिति में वह मानो खुद पर ही गुस्सा करने लगता है। लास्ट में वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको वो चीज नहीं मिलती जो वो ढूंढ रहा होता है, यानी कि कस्तूरी को वो नहीं ढूंढ पाता। और इसमें आगे बताया है कि कहने का भाव यह है कि बहुत बार मनुष्य अपने ही सौंदर्य यानी कि अपनी ही विशेषताओं से अनभिज्ञ रह जाता है, यानी कि मनुष्य को ये नहीं पता होता कि जिस विशेषता को वो औरों में ढूंढता है या और जगह ढूंढता है,
जिसके लिए भटकता है वो चीज उसी के अंदर है, और उसको पाने की लालसा में भटकता रहता है, तब उसकी चिड़न या कुंठा उस हिरण की तरह ही हो जाती है जब मनुष्य को वो चीज नहीं मिलती। जैसे वो हिरण भटकता रहता है चिड़ चिड़ के, वैसे ही मनुष्य भी वैसा ही हो जाता है, जो अपने अंदर छुपी कस्तूरी को ना खोज पाने की दशा में इधर उधर भटकता रहता है। अब आगे की लाइनें हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब ये इतनी बड़ी कविता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि ने यहाँ कालिदास के मेघदूत की कथा को आधार बनाया है। कालिदास की जो कथा है मेघदूत, उसके अंदर मेघदूत में क्या होता है कि अलका नगरी होती है एक, जिसके शासक होते हैं कुबेर, और कुबेर अपने सेवक यक्ष को उसकी नव विवाहिता पत्नी से अलग कर निर्वासित होने का दंड देते हैं, अलग होने का, और यही इसमें बताया गया है। और कवि का मानना है कि कुबेर और उसकी अलका नगरी का आज के समय में कोई पता नहीं है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बताया गया है, इसी तरह कालिदास ने आकाश में उड़ने वाले गंगा जल के समान निर्मल जल वाले जिस बादल को निर्वासित यक्ष का दूत बनाया था, उसका भी कोई ठिकाना नहीं मिला है, ठीक है। और कौन जाने वह छाया रूप कल्पित मेघ कहीं यहीं इसी धरती पर बरस पड़ा होगा, यानी कि वह सब कालिदास की अपनी कल्पना रही होगी, उसका जिंदगी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं वो कहते हैं कि उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ केवल कल्पना थी। और इसमें बताया गया है कि सच तो यह है, मैंने भीषण सर्दी में भी आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत की चोटियों पर आंधी लाने वाली पवन और तूफानी बादलों को आपस में गरज गरज कर टकराते हुए देखा है। अब यहाँ पे कवि ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे भीषण सर्दी में आकाश को छूने वाला ऊंचा कैलाश पर्वत, उसकी चोटियां और वहां पे आंधी लाने वाली हवाएं और तूफानी बादल जब आपस में गरज गरज कर टकराते हैं, ये सारी चीजें कवि ने खुद अपनी आंखों से देखी है। और आगे की लाइनें हैं, शरत शात शरत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदास कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख से रखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुण आंखों वाले, उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये सबसे बड़ी लाइन थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसकी व्याख्या भी थोड़ी बड़ी होगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो इसमें कवि का मानना है कि सैकड़ों झरने और नदियों की कलकल ध्वनि के बीच, उनकी जो सुंदर आवाज आती है झरने और नदियों की, उनके बीच देवदार के जंगलों में लालिमा से युक्त सफेद भोजपात्रों से छाकर बनाई गई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाकर, शंख के समान सुडोल सुंदर गले में नील मणियों की माला पहने हुए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कवि ने किसको देखा है ये सब चीजें पहने हुए, कानों में कुंडल लटकाए हुए, लाल रंग के कमल को अपनी चोटियों में गूंथ कर लगाए हुए, चांदी के बने हुए और मणियों से जड़े हुए प्यालों में पूर्णतः मदिया भरकर, उन्हें लाल चंदन की बनी चौकियों पर अपने सामने रखकर, बैठने के लिए लाल बाल कस्तूरी हिरण की नरम खाल अपने नीचे बिछाकर, पालथी मारकर बैठने वाले शराब के नशे के कारण लाल आंखों वाले किन्नर और किन्नरियों को मैंने खुद बांसुरी बजाते देखा है। तो ये यहाँ पे जो पर्वतीय परिवेश होता है, जो वन का जो इलाका होता है, वहां के जो किन्नर किन्नरियां हैं, उनका यहाँ पे कवि ने खुद आंखों देखा वर्णन किया है कि कैसे उनकी ये विशेषताएं थी, क्या क्या पहना हुआ था, कौन सी कोटिया में बैठे हुए थे, सब उन्होंने बता दिया है।
और कहने का अभिप्राय यह है कि पर्वत की चोटियों पर जब बादल गिरते हैं तो प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक समय पर अलग अलग मनोरम दृश्य मौजूद होते हैं और उस प्रत्येक सौंदर्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुंदरता को, और जी भर के उस टाइम को मैंने जिया भी है। यानी कि खुद कवि ने ये सब चीजें देखी। विशेष की बात करें तो यहाँ कवि ने पर्वत शिराओं में रहने वाले किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा, कैसे कपड़े पहनते हैं और विलास साधना, कैसे वो साधना में बैठते हैं पालती मारकर, इसका यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ कवि ने अभिजात भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ दृश्य बिंब का सार्थक चित्रण किया है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्राकृतिक सौंदर्य के निजी अनुभव को कवि ने यहाँ पे पेश किया है, यहाँ प्रस्तुत किया है। और कवि ने वर्णात्मक शैली का बेजोड़ इस्तेमाल किया है। और भाषा जो है अलंकारिक है, अनुप्रासिकता आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, इतनी बड़ी कविता है। इसी के साथ हमारी ये लेंथी कविता खत्म होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कविता आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। धन्यवाद।